आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड और पी में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो हमें ग्राफ इस तरीके से मिलता है। बट ऑब्जर्व्ड ग्राफ कैसे होते हैं? जनरली अधिकतर गैस के लिए ग्राफ इस तरह मिलता है हमको, जिसमें कि जेड लेस देन 1 एट लो प्रेशर एंड जेड ग्रेटर देन 1 एट हाई प्रेशर। ठीक है। और गैसेस लाइक हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ग्राफ हमको ऐसे मिलता है, हीलियम एंड हाइड्रोजन, बिकॉज दीज आर लेस कंप्रेसिबल गैसेस, इसलिए इनके लिए जेड की वैल्यू जनरली 1 से ज़्यादा होती है। ये ग्राफ आता कैसे है? तो मैंने बताया था जेड इक्वल टू क्या होता है, पी बी बाई आर टी इक्वल टू 1। तो आप हाइड्रोजन और हीलियम को देख सकते हो कि अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूं, प्रेशर में अगर इंक्रीज करता हूं सो ये गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होने की वजह से इतना कंप्रेसिबल नहीं होती हैं। दैट मीन्स जितना हमने प्रेशर इंक्रीज किया है उसी रेशियो से वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा वॉल्यूम डिक्रीज? बिकॉज दीज आर लेस कंप्रेसिबल गैसेस, दैट्स वाई इनके लिए जेड की वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा है। अब अगर मान लो आप इस बात को समझ रहे होगे कि प्रेशर इंक्रीज करने से, अब प्रेशर मान लो हमने 5 टाइम्स इंक्रीज किया, बट वॉल्यूम जो है वो 1/5 टाइम्स जब डिक्रीज होगा तभी तो पी बी कॉन्स्टेंट बना रहेगा। बट अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो प्रेशर हमने 5 टाइम्स इंक्रीज किया और वॉल्यूम मान लो 2 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, तो फिर पी बी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी, 1 से ज़्यादा हो जाएगी। और कभी ऐसा हो कि प्रेशर हमने 5 टाइम इंक्रीज किया हो और वॉल्यूम जो है वो 1/10 टाइम्स हो जाए, इसका मतलब क्या है कि जेड की वैल्यू 1 से कम आनी चाहिए या ज़्यादा आनी चाहिए? फिर कम। हाँ, तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये ग्राफ, इस तरह के ग्राफ क्यों मिलता है हमको कि जेड लेस देन 1 कब हो जाता है? तो जैसे मैंने कहा था कि मॉलिक्यूल्स लाइक अमोनिया, जैसे अमोनिया है या CH4 है, तो जब हम प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो जब ये मॉलिक्यूल पास आते हैं तो इनके बीच में कौन से फोर्स जनरेट हो जाते हैं? डाइपोल फोर्स। अमोनिया के केस में इसका नाम हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, डाइपोल फोर्स। तो अगर इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स आ गया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स आ गया, दैट मीन्स प्रेशर थोड़ा बढ़ाने पर वॉल्यूम ज़्यादा डिक्रीज हो गया। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा तो कंप्रेस जो गैसेस हैं वो ज़्यादा कंप्रेस हो जाएंगी प्रेशर बढ़ाने पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है। सो हमने प्रेशर बढ़ाया, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया तो ये मोर कंप्रेस हो गई, दैट मीन्स इनका वॉल्यूम ज़्यादा कम हो गया, तो फिर जेड की वैल्यू 1 से कम आ जाएगी। और इसलिए इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कौन से फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स? अट्रैक्टिव। यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करते हैं। और जब अब मान लो इनके बीच में फोर्स आ चुका है, इसके बाद आप प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हो, कीप ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब फोर्स आने के बाद जब एक मिनिमम डिस्टेंस पे मॉलिक्यूल है, यू नो कि फोर्स जनरेट होता है मिनिमम डिस्टेंस पे। अब जब ये मॉलिक्यूल मिनिमम डिस्टेंस पे है उसके बाद भी अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो इनके न्यूक्लियाई रिपेल करेंगे। किसी गैस को एक लिमिट तक कंप्रेस किया जा सकता है, उसके बाद अगर आप कंप्रेस करोगे तो देयर विल बी ह्यूज रिपल्शन, और फिर जो सिलेंडर है या जो वेसल है वो जो ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए हाई प्रेशर अगर बढ़ाते रहोगे तो एकदम से इनके बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा और ये गैस का एक्सपेंशन एकदम से बढ़ जाएगा और उस केस में जेट की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी।
अब देखो, अगर आपने प्रेशर बढ़ाते रहे, रिपल्शन की वजह से वॉल्यूम एकदम से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर भी इंक्रीज, वॉल्यूम भी इंक्रीज, तो जेड की वैल्यू एक से क्या आ जाएगी, ज़्यादा। इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, रिपल्सिव फोर्स से डोमिनेट। ठीक है। अच्छा, कोई स्टूडेंट मुझे वंडर वाली इक्वेशन बताना जरा, क्या होती है, व्हाट इज वंडर वाली इक्वेशन? P plus an square by g square into v minus nv equals to nRT. Okay, so the P plus A upon V square V minus V equal to RT. ये फॉर वन मोल है, वन इक्वेशन फॉर वन मोल। एंड वन डबल इक्वेशन फॉर एन मोल कैसे लिखते हैं, P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर V माइनस एन वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है। यहाँ पर ए एंड बी क्या होते हैं, सभी बच्चों को पता है। ए होता है वन डबल कांस्टेंट। ए क्या मेजर करता है, किसी बच्चों को पता है? अट्रैक्टिव फोर्स। हाँ, ए मेजर, हाँ, अट्रैक्टिव फोर्सेस यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और बी क्या मेजर करता है, वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम या को वॉल्यूम, इसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कहते हैं। तो ये आपका इफेक्टिव वॉल्यूम होता है। ठीक है। और इसमें कुछ मैंने केसेस बताए थे, वो केसेस आप लोगों को याद है। अगर मैं इस वंडर वाली इक्वेशन को हाई टेम्परेचर पे लिखूं, अब इसको मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, वंडर वाली इक्वेशन आने का रीजन क्या था, वंडर वाली इक्वेशन आने का रीजन था टू फॉल्टी एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक गैस थ्योरी। वो दो फॉल्टी एजम्पशन जो थे काइनेटिक गैस थ्योरी के, वो कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा एक बार, क्या दो फॉल्टी एजम्पशन थे? कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं और नहीं होते हैं। वॉल्यूम ऑफ द एटम इज नेग्लिजिबल देन। सर, हाँ बोलो। सर, वंडर वॉल कांस्टेंट ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं? टेम्परेचर डिपेंडेंट, वंडर वाल कांस्टेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट तो ऐसे होते हैं, अब कहीं मेंशन तो नहीं है इस तरीके से, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कम हो जाता है और गैस का वॉल्यूम एक्सपैंड होता है। चिराग, सर, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होती है? वैल्यू हर गैस मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग है, अलग अलग टेम्परेचर पे। चिराग, मेरी आप वॉइस आ रही है आपको? यस सर। ओके। दो फॉल्टी एजम्पशंस कौन से थे जिसकी वजह से हमें वंडर वाल इक्वेशन पढ़ना पड़ा? वंडर वाल इक्वेशन को हम लोग रियल इक्वेशन भी कहते हैं ना, रियल गैस इक्वेशन। यस सर, रियल गैस इक्वेशन। हाँ, बताइए दो फॉल्टी एजम्पशंस कौन से हैं? एटम्स के बीच में मैंने अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस नहीं सतीश होते। बता, कॉन्टिन्यूशन नहीं बोलना बेटा सतीश, मैंने चिराग से भी पूछा है। सर, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता और सर वो उनके गैस पार्टिकल्स की वॉल्यूम नहीं होती पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट। गैस पार्टिकल्स की वॉल्यूम नहीं होती पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में, या सर इंडिविजुअल गैस का वॉल्यूम टोटल गैस के वॉल्यूम रिस्पेक्ट में क्या होता है, नेग्लेक्ट किया जाता नेग्लिजिबल। है। हाँ, लेकिन केटीजी में ये नहीं बताएगा कि किस कंडीशन पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्या हमेशा नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग? ऐसा नहीं है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन क्या कभी ऑपरेट नहीं होते हैं? इन सब चीज़ों में क्लैरिटी नहीं थी, तभी हमें रियल गैस इक्वेशन पढ़ना पड़ा। अगर ये एजम्पशंस ट्रू होते तो कौन क्या रॉन्ग प्रूव हो जाता?
अगर ये एजम्पशंस ट्रू हो जाए तो क्या हो जाएगा बताइए जरा। वैन डर वाल इक्वेशन बनती है। Liquefaction of gases. मेन पॉइंट यही था लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस का। अगर ये एजम्पशन ट्रू होते हैं तो गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं हो पाती, इस वजह से। देखो अच्छा, अगर इसी इक्वेशन को हम लोग हाई टेम्परेचर पे पढ़ें, हाई टेम्परेचर, अगर हाई टेम्परेचर पे पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको पता है V प्रोपोर्शनल टू T होता है फ्रॉम चार्ल्स लॉ, और P प्रोपोर्शनल टू T होता है फ्रॉम गैल्सॉप लॉ, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर भी बढ़ता है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर हाई है तो वॉल्यूम हाई होगा, तो V² और ज़्यादा हाई होगा, यस या नो। यस सर। ए अपॉन V² क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो देखो अच्छा, टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर भी हाई है, तो ये हाई क्वांटिटी हो गई, ये लेस क्वांटिटी हो गई। तो हाई के रिस्पेक्ट में लेस को क्या कर सकते हैं हम लोग, निगल कर सकते हैं। वी कैन राइट P + 0। यहाँ पर वॉल्यूम हाई है, तो जब वॉल्यूम हाई है, गैस का वॉल्यूम है यहाँ पर, देखो ये पूरे गैस का वॉल्यूम है, या इसको कह सकते हैं फ्री वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द गैस। और स्मॉल p क्या है, स्मॉल p जो है वो पार्टिकल्स का वॉल्यूम है, 1 मोल गैस के पार्टिकल्स का वॉल्यूम, ठीक है। सो अब टोटल वॉल्यूम यहाँ पे हाई हो गया, तो इस स्मॉल p को टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो V - 0 = RT, तो क्या आ गया, PV = RT। तो हमने क्या सीखा यहाँ पर कि हाई टेम्परेचर पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। और इस बात को थ्योरेटिकली समझ भी सकते हो कि जब टेम्परेचर हाई होगा तो वॉल्यूम हाई होगा, तो गैस के पार्टिकल दूर दूर होंगे, तो गैस के पार्टिकल अगर दूर होंगे तो उनके बीच में रिपल्शन और अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होंगे, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑपरेट नहीं हो सकते हैं। सर यहाँ प्रेशर लो होगा ना। एक सेकंड, पहले मुझे कंप्लीट करने दो। अभी मैं सिर्फ हाई टेम्परेचर की कंडीशन बता रहा हूँ। जब टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों हाई होंगे, उस केस में गैस के पार्टिकल दूर होंगे तो उनके बीच में ना तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे, और जब गैस का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा टेम्परेचर हाई में, तो फिर इंडिविजुअल गैस का वॉल्यूम टोटल गैस के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। तो वो जो हमारे एजम्पशन से KTG के दो, वो यहाँ पर सही प्रूफ हो सकते हैं अगर हम टेम्परेचर क्या ले लें, हाई ले लें। क्या सभी बच्चे इस बात से एग्रीड कर रहे हैं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आई कैन से कि हाई टेम्परेचर पे जो रियल गैस होती है वो आइडियल गैस इक्वेशन की तरह बिहेव करती है। अब इसमें हम लोग दूसरी कंडीशन लेते हैं, दैट इज लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। तो दूसरी कंडीशन है हाई प्रेशर। अच्छा, तो आपने अभी ये सीखा है कि हाई टेम्परेचर पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। उस टेम्परेचर का नाम क्या होता है? Boils temperature. बॉयल्स टेम्परेचर, वेरी गुड, बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है। जिस टेम्परेचर पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगे उसे बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है। ओके, तो जिस टेम्परेचर पर रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस, दैट इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट है कंडीशन हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे क्या होगा, P इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर हाई होगा तो वॉल्यूम लो होगा। देखो यहाँ पर प्रेशर हाई है, वॉल्यूम कम है, लेकिन स्क्वायर तो ज़्यादा ही होगा, तो इसलिए हाई के रिस्पेक्ट में ये पोर्शन लो है, तो हम यहाँ पे इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, P + 0। ऑल्दो निगलेक्शन डेटा पे डिपेंड करता है, बट हम थ्योरेटिकली ऐसे निगलेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये हाई है तो ये लो हो गया। अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम भी लो है और गैस का वॉल्यूम तो कम होता ही है, तो दोनों लो क्वांटिटी है, तो हम इसको नेगलेक्ट आपस में नहीं करेंगे, दैट इज RT। I can write
PV माइनस PB इक्वल टू RT, और यहाँ से क्या आ जाएगा ये PV इक्वल टू PV प्लस RT, RT से हमने डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया बच्चों, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं Z, तो Z इक्वल टू ये 1 हो गया 1 प्लस PB बाई RT। दैट मीन्स हाई प्रेशर पर Z की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर पर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करते हैं। उस ग्राफ का पॉइंट समझ सकते हो कि जब प्रेशर बहुत हाई था तो जेट रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट हो रहे थे और जेट की वैल्यू 1 से ज़्यादा थी। उस ग्राफ में भी आप देख सकते हो। बच्चों जब हाई मान लो फोर्स आ चुका है उसके बाद ही प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस मॉलिक्यूल आपस में रिपेल नहीं करेंगे क्या? करेंगे। हाँ, यस। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है हाई प्रेशर पे। और हाई प्रेशर पे कभी ये पूछ लेते हैं कि हाउ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेट वेरीज विद द प्रेशर एट हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर पे जेट कैसे वेरी करता है? तो मैं अगर जेड और पी के बीच में ग्राफ खींचूं फॉर हाई प्रेशर, तो ग्राफ जेड की वैल्यू 1 यहाँ पे है और ये इस तरीके से जाएगा। और ये इक्वेशन मेनली सेटिस्फाइड हो रही है हीलियम और हाइड्रोजन गैस के लिए। इंक्रीज होता रहेगा जेट की वैल्यू, क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ाते रहोगे उतना उनके बीच रिपल्शन बढ़ता रहेगा, वो दूर तक रिपल होकर के दूर तक गैस जाती रहेंगी, वॉल्यूम बढ़ता रहेगा तो जेट की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती रहेगी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे लो प्रेशर पे, तो P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर V माइनस V इक्वल टू RT। लो प्रेशर, लो प्रेशर पे हम दो केस बना सकते हैं। थर्ड, देखो अगर प्रेशर लो है और देन वॉल्यूम हाई होगा, ठीक है। अब देखो थर्ड में पहला केस ये हो सकता है कि अगर प्रेशर लो होने पर वॉल्यूम हाई है तो ठीक है, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, लो हो गई। तो हम दोनों क्वांटिटी लो है तो ये हम नेगलेक्ट नहीं किया हमने, क्योंकि प्रेशर भी लो है और A अपॉन वी स्क्वायर भी लो है, और ये V हाई है तो V माइनस 0 कर दिया क्योंकि वॉल्यूम हाई हो रहा है, ये वॉल्यूम कम होता है। RT गैस के पार्टिकल्स का वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम हमने निगलेक्ट कर दिया बिकॉज वॉल्यूम हाई है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो PV प्लस A अपॉन V इक्वल टू RT हो जाएगा, और PV इक्वल टू RT माइनस A अपॉन V हो गया। RT से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ PV बाई RT तो Z आ जाएगा, ये 1 माइनस A अपॉन V RT हो जाएगा। Z की वैल्यू 1 से क्या आ गई, कम आ गई ज़्यादा आ गई, कम कम हो गई। ओके, बट इसी में अगर बच्चों हम ये हो जाए कि वेरी लो प्रेशर हो जाए, वेरी लो प्रेशर, सो वेरी लो प्रेशर मतलब कि वॉल्यूम काफ़ी हाई हो गया। ओके, तो देखो जब V देखो वॉल्यूम हाई होने पे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है
कि वॉल्यूम जब काफ़ी हाई हो जाएगा तो वी स्क्वायर उसका कई टाइम्स हाई हो जाएगा प्रेशर के रिस्पेक्ट में। आप देख सकते हो कि अगर प्रेशर हमारा 2 है तो वी स्क्वायर कितना, वॉल्यूम कितना होना चाहिए? अगर प्रेशर 1/2 से हमने कम किया तो वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 4 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए, ये मतलब है। और प्रेशर को अगर मैं 1/5 टाइम से कम करता हूँ तो वी स्क्वायर को 25 टाइम ज़्यादा हो जाना चाहिए। तो अगर प्रेशर काफ़ी लो है, प्रेशर लो है तो वॉल्यूम उसके कई टाइम ज़्यादा हो सकता है, और उस केस में A/V² की वैल्यू P से काफ़ी कम आ सकती है। अंडरस्टूड? तो अगर ये लो मैं कर रहा हूँ, A/V² बहुत ज़्यादा लो हो गया तो डिफरेंस में काफ़ी डिफरेंस आ गया। ऐसे मान लो रफली कि अगर प्रेशर हमारा 1 atm है लेकिन वॉल्यूम A/V² की वैल्यू जो है वो 0.001 इस तरह आ गई, 0.01। तो ऑल्दो प्रेशर कम है बट A/V² की वैल्यू बहुत कम आ गई, तो वी कैन निगलेक्ट दिस डेटा। तो ये तो डेटा पे डिपेंड करता है, बट एक अप्रोक्सीमेशन हम ले सकते हैं क्योंकि ये क्वांटिटी ज़्यादा कम हो सकती है। ठीक है, उसका रीजन भी है कि जब प्रेशर कम कर रहे हो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो गैस के पार्टिकल दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो रहे हैं, तो ए की वैल्यू तो ऑलरेडी कम हो जाएगी और आपने वी स्क्वायर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर ये कम है लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम हो गया, देन वी कैन निगलेक्ट। तो ऐसे केस में हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो P + 0 और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो स्मॉल v कैपिटल V के इसमें निगलेक्ट हो जाएगा। V - 0 = RT, और ये क्या हो जाएगा? PV = RT। क्या सीखे कि कौन सी दो कंडीशन है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, जिस पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है। व्हाट आर दोज कंडीशन? दो कंडीशन हमको मिल गई जिस पर कि रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। वो दो कंडीशन कौन सी है? High temperature, very low pressure. हाँ, हाई टेम्परेचर, वेरी लो प्रेशर। अब वेरी लो प्रेशर कभी मेंशन हो या न मेंशन हो, बट आपके पास ये स्टेटमेंट होना चाहिए कि हाँ, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर जो आइडियल रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है। कुंवर आर्यन, कैन यू रिपीट दिस लाइन? कुंवर आर्यन। कुंवर आर्यन, यस सर। किस कंडीशन पे रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है? सर हाई प्रेशर। हाई, फिर से बोलना जरा। सर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे क्या है? क्या आप अभी तक सुन नहीं रहे लेक्चर? कुछ और काम कर रहे हो क्या आप? हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर बोला है ना मैंने? सुन नहीं रहे इसका मतलब? हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे पहले मैंने 2 बार बताया, बच्चों ने बताया, अदर स्टूडेंट ने, इसके बाद अभी आपका आंसर गलत आ रहा है। सभी बच्चों को एक बात और पता होना चाहिए कि PV = RT में ये V क्या है बताइए जरा। एग्जैक्टली ये V क्या होता है PV = RT में? Volume of gas. वॉल्यूम ऑफ टोटल गैस ना। Volume और of एक बात बताई थी total मैंने। gas. हाँ जी बताइए, क्या बोला अभी? वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज ओके। Volume occupied by gas, excluding the volume of its molecule. हाँ जी बिल्कुल। देखो यहाँ पर जो V होता है ये होता है फ्री वॉल्यूम
अवेलेबल फॉर गैस। तो जब मैंने रियल गैस को प्रूव किया था ना, जब फर्स्ट टाइम पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि मान लो इस कंटेनर का वॉल्यूम V = 2 लीटर है, ठीक है, और इसके अंदर A गैस है और इसके अंदर B गैस है। तो मैं पूछूं कि A गैस का वॉल्यूम क्या है, तो क्या जवाब देते हो आप लोग? 2 लीटर, क्योंकि हम ये मान चलें कि A गैस के लिए पूरा वॉल्यूम आपको अवेलेबल है, और B गैस का वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। दोनों के लिए बराबर वॉल्यूम अवेलेबल है, तो सभी गैस के लिए पूरा वॉल्यूम फ्री अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों गैस का वॉल्यूम वही है जो कंटेनर का वॉल्यूम है, जो वेसल का वॉल्यूम है। तो यही बात केटीजी में बोल दी गई कि भाई टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम ए और बी के वॉल्यूम को निगलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर इसी को हम कंप्रेस कर दें, जब हमने कंप्रेस कर दिया तो सारी गैसेस मान लो यहाँ पर इकट्ठा हो गई, कुछ गैसेस यहाँ पे इकट्ठा हो गई, इस तरीके से ए बी ये गैस पार्टिकल्स हैं। जब आपने कंप्रेस कर दिया, गैस के पार्टिकल ये हो गए, तो अब मुझे बताओ क्या जो फ्री वॉल्यूम है वो अब सभी के लिए बराबर अवेलेबल है? जैसे मान लो कोई सी गैस यहाँ पे आ गई, अब सी गैस अब यहाँ पे आ गई, तो क्या वो पूरे पूरे वॉल्यूम पूरे कंटेनर में फ्रीली अवेलेबल हो, उसके लिए वॉल्यूम अवेलेबल है क्या? द आंसर इज नो सर, क्योंकि ये जो गैस इतनी जो गैस पार्टिकल्स हैं ये स्पेस इसके लिए भी अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए फ्री अवेलेबल स्पेस क्या हुआ? तो टोटल वॉल्यूम हमने क्या मान लिया? V, और उसमें क्या कर दिया, इस गैस के पार्टिकल्स क्या कर दिया, इतने गैस के पार्टिकल्स के वॉल्यूम को हटा दिया। और ये अगर ये गैस के पार्टिकल्स 1 मोल हैं तो इसको मैंने क्या कर दिया, -B। यहाँ पे B क्या है? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। ये कुछ इस तरीके से है। देखो B को एक टर्म में और बोलते हैं, ध्यान देना, ये वापस से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। B को हम लोग एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम? एक्सक्लूडेड की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों? EXCLUDED। EXELU CLUDED यही होती है। यस। पहले मैंने यही लिखा था। एक्सक्लूडेड का मतलब क्या होता है? देखो एक्सक्लूडेड का मतलब ये है, ध्यान सुनना, इसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्यों बोलते हैं? जैसे कोई स्टूडेंट इस चेयर में बैठा है यहाँ पर, ठीक है, उसके नेचर टेंडेंसी होती है कि वो अपने आसपास के थोड़े एरिया में किसी को नहीं आने देना चाहता है। वैसे ही जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो, जैसे मान लो ये गैस के 2 मॉलिक्यूल हैं या N2 मॉलिक्यूल है, मान लो ये N2 है, दिस इज N2 मॉलिक्यूल। अब बताओ मुझे, N2 मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं कि ये जो एरिया इतना जो अवेलेबल है इतनी जगह पे, यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या इस मान लो ये कोई स्टूडेंट बैठा है, तो ये इसके हैंड और माउथ के बीच में कोई स्पेस अगर अवेलेबल है, तो क्या यहाँ पे कोई दूसरा स्टूडेंट आ सकता है? क्या नहीं आ सकता ना। तो वो अपने मतलब जितने में बैठे उसके आसपास और भी एरिया इतना उसके लिए ही अवेलेबल होता है, किसी दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। कि आपकी ये बेंच है जहाँ पे आपकी सीटिंग है, उसके आसपास का एरिया भी तो फ्री होता है, उसके आसपास के एरिया वो भी आपके लिए तो है। यहाँ पर कोई नहीं बैठता ना, कुछ स्पेस होता है ना के बीच में। तो हर मॉलिक्यूल के साथ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है, मतलब एक्स्ट्रा और भी वॉल्यूम होता है जो कि अवेलेबल नहीं होता है। क्या मेरी बात को समझ पाए आप लोग? क्या आप मान लीजिए आपकी चेयर है, तो क्या कोई स्टूडेंट चेयर के नीचे आके बैठ जाएगा? क्या नहीं बैठेगा चेयर के नीचे, वो भी तो वॉल्यूम आप ही का हुआ है ना।
गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, तो Yes, इसलिए sir. हाँ, इसलिए हर मॉलिक्यूल का जो खुद का वॉल्यूम है उससे कहीं ज़्यादा वॉल्यूम उसके लिए ही होता है, वो दूसरों के लिए अवेलेबल नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्स्ट्रा वॉल्यूम। ठीक है, तो इसलिए हम जब हम प्रेशर हमारा हाई होता है तो उस केस में हम इस वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम से निगलेक्ट कर देते हैं। और जितना बचता है वॉल्यूम वो अब फ्रीली अवेलेबल होगा, फ्री अवेलेबल होगा फॉर द मोमेंट। ठीक है, तो और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करते हैं। इसके बाद लिक्विफिकेशन का था क्वेश्चन, आप और करो थोड़ा सा इसमें। सर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन और स्पीड में ना तो पहले मैंने कुछ इतना ज़्यादा आपको बताया था और ना अभी कुछ ज़्यादा बताने को है। बस उसके वेलोसिटी के फॉर्मूले थे कि मैंने ये कहा था कि अगर कंटेनर में बहुत सारी गैसेस हैं तो सभी गैसेस की वॉल्यूम एक जैसी नहीं होती हैं, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल सरफेस के पास, जो यहाँ पे कंटेनर के वॉल्स के पास है, वो इधर कोलाइड कर रहा है इसके साथ। जो बीच में गैस के पार्टिकल्स है उसको सभी चारों तरफ से कोलिजन मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से सभी गैस के पार्टिकल्स के वॉल्यूम वेलोसिटी सेम नहीं होती है। तो गैसेस पजेस लार्ज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स, और बहुत तरीके की वॉल्यूम होती हैं, जिसमें मेनली हम लोगों ने कितनी स्पीड पढ़ी थी, कितनी टाइप की स्पीड पढ़ी थी? मेनली हम लोगों ने 3 टाइप की स्पीड पढ़ी थी। हाँ, 3. तो अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूले लिख देता हूँ उनके। बताओ 3 स्पीड कौन सी थी? एक तो VRMS थी। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। हाँ, पहले बताओ मुझे इसका फॉर्मूला क्या है? Average speed. VRMS का फॉर्मूला क्या है? Put to RTM. नहीं, एक सेकंड, वन सेकंड। VRMS का फुल फॉर्म क्या है? Root mean square. Root mean square. स्क्वायर वेलोसिटी अंडर रूट 3 RT बाई एम। आपने देखा होगा ये तो उस टाइम भी इनका कोई डेरिवेशन नहीं किया गया था और इनका डेरिवेशन कोई नहीं कराता अभी। तो VRMS रूट 3 RT बाई एम। और VMP एक थी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। Probable. ये इसकी वैल्यू क्या थी? अंडर रूट Root to RT by M. और एक था आपका V एवरेज वेलोसिटी, ये कितना था? अंडर रूट Root 8 RT by M. रूट 8 RT बाई पाई एम। ये थी 3 वेलोसिटी। तो इसको अगर ग्राफ से मैंने दिखाया था तो मुझे याद है कि एक सेकेंड, फॉर्मूला तो सबको पता ही है। ग्राफ में मैंने कैसे शो किया था इसको कि यहाँ पर था फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, और यहाँ पे क्या थे? स्पीड, Molecular speed. मॉलिक्यूलर स्पीड। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ मैंने बनाया था बच्चों, राइट। सो सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स कौन सी वेलोसिटी को पजेस करते हैं? Most probable. तो यहाँ पर आपका था VMP, और उसके बाद एवरेज तो एवरेज में रहेगा। इसके बाद तो याद करना आसान है ना, एवरेज तो एवरेज में रहेगा ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? V एवरेज, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा? VRMS। तो क्या समझ रहे हो? ये किसी टेम्परेचर T पर है ग्राफ, और ये जितना एरिया जो है वो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं कहूँ कि 100 पार्टिकल्स हैं तो 100 में 60 पार्टिकल्स की स्पीड जो है 2 मीटर पर सेकेंड है, एंड 25 पार्टिकल्स की स्पीड जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड है, और 15 पार्टिकल्स की स्पीड जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड है। बताइए इसमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी हो गई? 2 मीटर 2 meter per second. हाँ, velocity possessed by large number of particles is called most probable velocity। और 3 मीटर पर सेकेंड कौन सी वेलोसिटी हो गई? एवरेज। Average. और 6 मीटर पर सेकेंड हो गई VRMS। RMS। तो हाँ, VRMS। तो अब मुझे एक चीज़ बताना आप लोग कि अच्छा स्पीड सबसे ज़्यादा किस वेलोसिटी की होती है? स्पीड VRMS। तो कभी में तीनों में कंपेयर किया जाए तो आप सीधा बोल सकते हो VRMS इज ग्रेटर देन V एवरेज इज ग्रेटर देन VMP। कभी कभी इनमें रेशियो पूछा जाता है बच्चों, कभी कभी। तो रेशियो निकालने के लिए इस ग्राफ से दिख भी रहा है
कि स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा BRMS की है। अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होगा या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा? राइट। राइट। Right. Right. टेम्परेचर बढ़ाने से क्या नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाएंगे क्या इस एरिया के अंदर? No, sir. नो सर। हाँ, No, sir. तो दैट मीन्स एरिया विल रिमेन कांस्टेंट, एरिया अंडर द कर्व विल रिमेन कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो, देखो अभी एरिया में हाइट ऊपर की तरफ ज़्यादा है, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो राइट शिफ्ट होगा, तो ये थोड़ा सा इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना? ओके, तो एरिया रिमेन, एरिया अंडर द कर्व कांस्टेंट है। अगर मान लो ये हाइट कम हुआ तो इधर राइट में शिफ्ट हो गया है। अब अगेन हमारी VMP, V एवरेज और VRMS होगी, तो इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा? VMP, इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा? V एवरेज, और इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा? VRMS, ठीक है? वो नई नई हाइट आ जाएंगी तीनों वेलोसिटी की, न्यू हाइट। ये टेम्परेचर T2 है और टेम्परेचर T1 है, तो आई कैन राइट T2 इज ग्रेटर देन T1। हाँ जी, क्या बोलने वाले थे आप? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 1.38 इंटू 10 की पावर -20 समथिंग होती है, लेकिन इन चीज़ों को देख सकते हो कहीं से, आपको कहाँ यूज होना है इन चीज़ों को। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये सब मॉलिक्यूलर स्पीड, वेलोसिटी आपका फिजिक्स में भी है, इनको तो बस केमिस्ट्री में हमें फार्मूले के साथ पढ़ना पड़ता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये होता है जिसकी वैल्यू ये होती है, इनको तो आप कहीं से भी देख सकते हो बेटा। मैं क्या बोलने वाला था? अच्छा, इन वेलोसिटी में रेशियो पूछ लेते हैं कभी कभी, तो रेशियो निकाल सकते हो ना बच्चों आप लोग? VMP रेशियो V एवरेज रेशियो VRMS क्या आना चाहिए? तो इसका रूट क्या होता है? √2 RT/m। तो यहाँ पे क्या बचा? √2 बचेगा। V एवरेज में क्या बचेगा? √8/π, और VRMS में क्या बचेगा? √3। ये तो क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वो RT वाला पोर्शन कट जाएगा ना? एक क्वेश्चन है, एवरेज वेलोसिटी एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस of CH4 is √28/88 इंटू 10 की पावर 3, ये रूट से बाहर है, मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज वैल्यू ऑफ T? T की वैल्यू क्या होगी? बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको? √8RT/πm is equals to given value. क्या कंपेयर करना पड़ेगा? Yes, sir. कोई बोल नहीं रहा कुछ भी, डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया क्या मैंने? Sir, फॉर्मूले से कंपेयर कर लीजिए। हाँ, फॉर्मूले से Compare कर कंपेयर कर लेंगे। लेंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? √8RT/πm, ठीक है? Okay, sir. Is equals to √28/88 √28/88 into 10 to the Into 10 power raised to 3.
इंटू 10 रेशो पावर 3 इंटू 10 की रेशो पावर 3। तो अब क्या करना है इसको एट बस अपॉन 88 1 बाई पाई है सर ये। क्या बेटा, क्या बोला आपने? 38 अपॉन 88 1 बाई पाई है। आंसर बोल रहे हो कि मैंने कुछ गलत लिखा है? बताइए। सर ये 28 अपॉन 8 1 बाई पाई है। यहाँ पर पाई ये बोल रहे हो? इसमें काट के वो 7 बाय नहीं, जो 22 हो हेमंत जाए। बोल रहे थे, एक सेकंड, जो हेमंत बोल रहे थे मैंने कुछ गलत लिखा है क्या हेमंत? कोई और स्टूडेंट बताया कुछ गलत तो नहीं लिखा है इसमें? नो सर। सर ओके, नो बस इसको स्क्वायर रूट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। टेम्परेचर की वैल्यू क्या करना है इसमें, और तो कुछ नहीं करना है ना। नो सर। आर की वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, एम किसका पुट करेंगे, मोलर मास मीथेन का, कितना होता है 16, आंसर आ जाएगा। कुछ और कुछ करना है इसमें अभी? 88 बाय 88 को काट के वो पाई हाँ बन वो जाएगा ठीक है, वो तो हो जाएगा, बस हो तो जाएगा ना सॉल्व, बस ठीक है। अच्छा, इस तरह क्वेश्चन तो आपको याद है ना कि इसमें मान लो 4 गैसेज हैं, NH3 CH4 CO2 और N2 गैस। मैंने बोल दिया इनके लिए वंडरवाल कांस्टेंट ए जो है वो 4.35 है, इसके लिए 3.2 है, इसके लिए 3.0 है और इसके लिए 2.8 है। तो इन टर्म ऑर्डर ऑफ लिक्विफिकेशन क्या होगा, रेट ऑफ लिक्विफिकेशन? NH3 greater than CH2 greater than CO2 greater than। बताइए अदर स्टूडेंट, क्या होगा लिक्विफिकेशन का रेट? N2 greater than जिसके लिए वंडरवाल कांस्टेंट ए की वैल्यू ज़्यादा होती है उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे या कम होंगे, मतलब ज़्यादा होंगे या कम होंगे? strong. कम होंगे। स्ट्रॉन्ग। जिसके लिए ध्यान देना, जिसके लिए वंडरवाल कांस्टेंट ज़्यादा होता है उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होते हैं और उसका लिक्विफिकेशन फिर आसान होता है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो लिक्विफाई इजीली हो जाएगा ना। तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या आएगा, NH3 CH4 और CO2 और N2। कभी कभी ए की वैल्यू ना दे तभी समझ जाना। जैसे मैं पूछ लूँ आपसे वाटर और CH4 में किसके लिए ए की वैल्यू हाई होनी चाहिए, वाटर के लिए CH4 के लिए? CH4। Water. वाटर में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होंगे ना, ऑल्दो ए की वैल्यू गिवन होती है बट वाटर की जब ये ज़्यादा होंगे क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, ओके सर। इसे क्वेश्चन है बड़ा अच्छा सा। ए पार्ट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1.0 ATM प्रेशर। बी पार्ट है 100 डिग्री सेल्सियस एंड 2.0 ATM प्रेशर। सी पार्ट -30 डिग्री सेल्सियस एंड 1.0 ATM प्रेशर। और डी पार्ट है -30 डिग्री सेल्सियस एंड 2 ATM प्रेशर। बताइए इन विच केस गैस विल डेविएट लार्ज फ्रॉम आइडियल बिहेवियर? डी। डेविएशन मैक्सिमम फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। बताइए जरा। सर डी। डी है। डी। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। आपको पता है कि बताइए रियल गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करती है, जरा बताइए इसका आंसर।
High temperature. High temperature, low लो pressure. प्रेशर हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। तो अगर हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा डेविएशन होगा। क्या मेरी बात से एग्री करते हो? Yes, sir. Yes, sir. नहीं समझे बात को मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों? जब समझ हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे रियल गैस आइडियल गैस की तरह हो रही है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे, तो फिर लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे सबसे ज़्यादा डेविएशन होगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो सर आपको Yes. देखना होगा सबसे ज़्यादा लो टेम्परेचर कहाँ पे है और सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर कहाँ पे है। देखो जरा, हाई प्रेशर सबसे ज़्यादा यहाँ पे है और लो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। तो आंसर क्या होगा? डी पार्ट। नहीं समझे बच्चों? समझ गई। समझ गए। हाँ, सर ध्यान रखना, इसको सॉल्व मत करते जाना करने लगना कि जेड की वैल्यू निकालने लग जाओ। बस आपको ये देखना है कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा वहीं पर डेविएशन होगा। सर हाँ बोलो। बॉइल्स टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर में बड़ा कौन होता है? बॉयल्स टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर में क्या होता है? ग्रेटर कौन सा होता है सर? अच्छा, तो ये मुझे बताओ कि बॉयल टेम्परेचर का फार्मूला क्या होता है, जो मैंने बहुत पहले बताया होगा जब लास्ट टाइम पढ़ाया होगा। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ बॉयल टेम्परेचर? टीबी। A/RB। A by R. अगर सभी बच्चों को याद है, देखो मैं भी आपकी तरह भूल जाता हूँ। लेट अस कि ये A/RB है। और टीसी का फार्मूला क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर। अच्छा, क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है पहले ये बताओ मुझे। व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच ए गैस स्टॉप मैक्सिमम टेम्परेचर एट व्हिच Temperature गैस at which temperature below which a gas can be liquefied. हाँ, वेरी गुड, ये डिफरेंस बिल्कुल सही है। द टेम्परेचर बिलो विच अ गैस कैन बी लिक्विफाइड, और या फिर ऐसे कह सकते हैं टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। तो इनके मैंने फार्मूले भी कुछ बताए थे, क्या आप लोगों को याद है कि इनके फार्मूले? इतना तो याद नहीं होगा। ए- I think so। 8A/27 RB. हाँ, अरे वाह, 8A बाई है ना, Yes, sir. 8A/27 RB। अब गेस करो कौन ज़्यादा बड़ा है? A/RB। Boils A/RB की जगह पे क्या पुट कर दो? TB। तो TC इक्वल टू 8/27 इंटू TB। बच्चों अब मैथ्स तो आपको मुझसे ज़्यादा आती है, बताइए इसमें बड़ा। कौन बड़ा है? Boils temperature. बताइए बच्चों। क्या क्रिटिकल बॉइल्स टेम्परेचर बड़ा है सर। क्रिटिकल टेम्परेचर बड़ा Boils है? temperature. जिसका आंसर मैं आपके भरोसे लिखूंगा। Sir, boils temperature. टेम्परेचर बड़ा है। Boils temperature. बॉइल्स बड़ा है। ये बताइए, 8 TB इक्वल टू 27 TC। अब चेक करो, बताओ इसमें कौन बड़ा है? और इतना कंफ्यूज बॉइल्स बड़ा है सर। Boils Sir, boils temperature. इसको 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है इसके इक्वल होने के लिए, और इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो आपके भरोसे मैं लिख देता हूँ TB इज ग्रेटर देन TC। ठीक है। किसी बच्चे को CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर याद है? क्या होता है CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर? बताओ। 31 degree Celsius. हाँ, 30.98 या 31 डिग्री सेल्सियस। ये CO2 क्रिटिकल टेम्परेचर।